हेलो डियर टीचर डॉक्टर, कैसे हैं आप? चलिए, उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। हम लोग लास्ट क्लास में सेल की डिफरेंट मॉडल की बात कर रहे थे, सेल के स्टडी की बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से प्रयास किया गया था कि सेल के बारे में स्टडी करें। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आए थे, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि शिंगर और निकोलसन ने 1972 में जो कंसेप्ट दिया था, कौन सा मॉडल? फ्लड मोजाइक मॉडल वेल एक्सेप्टेड मॉडल था, क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। राइट, अब हम आगे सेल के बारे में हम समझेंगे, सेल की स्टडी की बात करते हैं, सेल की एनाटॉमी की बात करते हैं, फिर हम सेल की फिजियोलॉजी की बात करेंगे। हम समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है। चलिए, सबसे पहले कुछ चीज जान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जबकि प्लांट सेल का सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लिविंग लेयर होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल का लिविंग लेयर होता है, लिविंग बाउंड्री होता है, प्रोटोप्लाज्म बाउंड्री होता है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो चाहे टू सेल कांटेक्ट की बात हो, तो उनमें मेजर रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन बिहेव लाइक गेट्स, सेल मेम्ब्रेन गेट की तरह काम करता है। मीन्स सेल के अंदर क्या आना है, सेल के बाहर क्या जाना है, ठीक है, सेल के अंदर से बाहर क्या जाना है, सेल के बाहर से अंदर क्या आना है, ये सब सेल मेम्ब्रेन तय करेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझे थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, और लिपिड बाइलेयर के ऊपर दोनों तरफ प्रोटीन लेयर होता है। हम ये भी समझे थे कि जो प्रोटीन का जो लेयर होता है, आज हम समझेंगे कि प्रोटीन कैसे सिचुएटेड होता है, उनमें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो पहले समझ लीजिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन मेम्ब्रेन को मोजाइकनेस प्रोवाइड कराता है, धब्बे नुमा रचना प्रोवाइड कराता है। सेल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक स्पॉट्स ऑन मेम्ब्रेन पर कुछ धब्बे नुमा रचना दिखती है, स्पॉटेड स्ट्रक्चर दिखता है, मोजाइकनेस रहता है, वो प्रोटीन होता है। अब बात करेंगे कि प्रोटीन मेम्ब्रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल है मेम्ब्रेन का? मोजाइकनेस होता है। वो मोजाइकनेस क्यों होता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, कुछ सुपरफिशियल होता है, कुछ प्रोटीन चैनल बना देता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो। कुछ प्रोटीन चैनल होता है मेम्ब्रेन में ही एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करे। कुछ चैनल आता है जो बाहर से आता है और मेम्ब्रेन के अंदर ही रुक जाता है। कुछ चैनल होता है अंदर से बीच में रुक जाता है। कई तरह के। अब यही मोजाइकनेस का मेन रोल है। तो पहले कहते हैं कि प्रोटीन प्रोवाइड्स मोजाइकनेस टू सेल मेम्ब्रेन। मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन को धब्बे नुमा रचना प्रोवाइड कराती है, स्पॉटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इसकी फंक्शंस की अगर बात करते हैं, पहले समझते हैं कि प्रोटीन की फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो
फंक्शन है कि टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड मॉलिक्यूल, सेल के बाहर, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक कोई इंफॉर्मेशन आती है। प्लांट की बात करते हैं तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ना, जो एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन भेजता है। कैसे? यूजिंग आरएनए, यूजिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में डायरेक्ट जो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन आता है, जो मॉलिक्यूल्स एक सेल से इंफॉर्मेशन दूसरे सेल के लिए आता है, वो इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्रोटीन रिसीव करता है। सो इसका फर्स्ट फंक्शन है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोलिक्यूल्स ऑफ अदर सेल, क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल ही देगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सेल। जैसे सपोज इंफॉर्मेशन का बड़ा रोल है हमारे लाइफ में भी, हमें भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तब जाकर आगे की प्रिपरेशन करते हैं, आगे की एक्शन करते हैं, यही सेल की बात है। इट मींस उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगले सेल को क्या रिक्वायरमेंट है। इट मींस सपोज कीजिए कि कोई जर्म हमारे बॉडी में इंटर कर गया, कोई माइक्रो, अब इंटर कर गया तो किसी पार्टिकुलर सेल के पास गया, तो क्या हुआ? आसपास के सेल्स को तुरंत इंस्टेंट मैसेज गया, some microbes have entered and will try to infect you। ये कुछ गड़बड़ी पैदा करने आ रहा है, होशियार हो जाओ। तो प्रोटीन के रूप में इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म। इट मींस इनको इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगला तो पहला अगला कहता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन हार्मोन्स एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल में आया, वो इंफॉर्मेशन कोई अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल को सुना, मतलब सेल की मेम्ब्रेन का कोई प्रोटीन चैनल है, वो इंफॉर्मेशन दिया, ये दूसरे चैनल का रिसेप्टर के रूप में काम करता है। मींस जो इंफॉर्मेशन होता है किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी हार्मोन्स में, कोई हार्मोनल या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंफॉर्मेशन है, वो मेम्ब्रेन के ऊपर वाली सतह पर मूव कर रहा है। अब उसमें जैसे ही कोई प्रोटीन चैनल आया, हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसकी बात करेंगे अभी तुरंत। तो जो जैसे इंफॉर्मेशन आया वो प्रोटीन मॉलिक्यूल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर दिया। सो नेक्स्ट कर सकते हैं कि प्रोटीन एक्ट एज इंफॉर्मेशन रिसेप्टर। हम कह सकते हैं कि इट एक्ट एज इंफॉर्मेशन रिसेप्टर। बात एक ही की हो रही ना, हम कह रहे हैं इसको ब्रीफ में कह सकते हैं टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ अदर सेल, इट मींस प्रोटीन एक्ट एज इंफॉर्मेशन रिसेप्टर। इसमें प्रोटीन में ही एक होता है एक्वापोरिन या एक्वापोरिन ये मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक सेल से दूसरे सेल तक मटेरियल ट्रांसफर करना है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर करना है। सपोज साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेल टू सेल साइटोप्लाज्म ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो अगर कोई मटेरियल एक्सचेंज करना है तो उसमें एक्वापोरिन हेल्प करता है। एक्वापोरिन भी क्या है? प्रोटीन का एक चैनल है। एक्वापोरिन प्रोटीन का वाटर चैनल है। एक्वा मींस वाटर, पोरिन वैसा प्रोटीन चैनल जिससे वाटर आसानी से आ जा सके, दे आर एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन provide channel for exchange of material। हमारे लाइफ में भी एक्सचेंज का बड़ा रोल है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, है ना। तो एक सेल से दूसरे सेल तक मटेरियल का एक्सचेंज होना है, तो वो एक्सचेंज कौन करेगा? एक्वापोरिन करेगा, एक्वाप्रोटीन करेगा। आगे इसमें एक चीज और जान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही
इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड का क्या नाम है? अब एक बात, उससे पहले एक बात जान लीजिए। मान लीजिए आज के डेट में समय है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। किसी का एक किडनी फेल हो गया है ना, एक किडनी फेल हो गया तो कहते हैं भाई उनको डायलिसिस पर रखते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाकर डायलिसिस पर रखते हैं, या अगर मिल जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, मान लीजिए किसी का हार्ट फेल हो गया या कोई और ऑर्गन है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है आज के डेट में। अब ये ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गन का, तो मेनली कहते हैं जी आप ऐसा कीजिए, आपको किसी रिलेटिव का ही हो तो बेटर हो। अदरवाइज इसमें कई तरह की एग्जामिनेशन डॉक्टर करवाते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, ब्लड ग्रुप चेकअप करवाते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एग्जामिनेशन कराते हैं। क्यों कराते हैं? वो कराते इसलिए हैं सो दैट our body is just like home. Our body is just like home. अब कोई अपरिचित आपके घर आ गए, ऐसे नहीं एंट्री करने दीजिएगा, उनके बारे में पूरी पूछताछ तसल्ली कर लीजिएगा कि भाई ये हमारे रिलेटिव है, इनके घर में एंट्री से हमें लाभ है कि हाँ। ठीक बॉडी भी वही करता है, जो ऑर्गन बॉडी में लगाया गया पहले बॉडी समझना चाहता है कि वो ऑर्गन सही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ह्यूमन में किसी गाय का हार्ट लगा दिया, बंदर का हार्ट लगा दिया, कुत्ते का हार्ट लगा दिया। अगर आपने लगा दिया तो उसे बॉडी रिसीव नहीं करेगा, बॉडी उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर ह्यूमन का भी हार्ट लगाया जाए तो सारे हार्ट को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। बहुत सारे कई बार ऐसा होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ रिजेक्ट कर दिया। तो उसके लिए पहले समझाया जाता है कि नहीं भाई ये काम का है, इसे स्वीकार करो, रिक्वेस्ट किया जाता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, आगे मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसको रेसिपिएंट बनाता है। अब ये है कि सेल यानी बॉडी कैसे पहचानता है? तो बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन पर। तो सेल मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं मेजर हिस्टोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या? मेजर हिस्टोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स या MHC। सेल मेम्ब्रेन पर MHC होता है। MHC इसको आप कह सकते हैं कि द फिंगरप्रिंट ऑफ सेल, ये होता है फिंगरप्रिंट ऑफ सेल। वो जैसे ही कोई सेल कांटेक्ट में आया, MHC भेजा उसकी रिस्पॉन्स देखा। अगर MHC पॉजिटिवली आ गया तब तो उसे एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज उसको वो रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। तब जाकर उनको एक्सेप्ट करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ दवाएं दी जाती है सो दैट उसकी MHC एक्सेप्ट कर ले। तो MHC मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC सेल का फिंगरप्रिंट होता है जो सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना है। वास्तव में MHC मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दो सब्सटेंस का बना होता है। एक होता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको स्टैंड फॉर ग्लूकोज, इट मींस ये कंपाउंड है ग्लूकोज प्लस लिपिड का, और ये कंपाउंड है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का। तो MHC पर मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिससे वो पहचानता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बेसिकली समझते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड कितने क्वांटिटी में होता है। अभी हम पढ़े हैं क्या कि मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर प्लस मेम्ब्रेन पर क्या होता है, प्रोटीन होता है। मीन्स मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट लिपिड और प्रोटीन। तो हम कुछ सेल्स के बारे में समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं क्या कि हमें स्टडी करना होता है उसमें प्रोटीन कितना है, लिपिड कितना है, और चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की, मीन्स इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी क्या है। अब हम लोग कुछ मेजर स्पेसिफिक सेल की बात करेंगे, स्पेसिफिक पार्ट की बात करेंगे। पहले हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रियल आउटर सेल, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन है ना, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, इसकी स्टडी किए। फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन का देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल की, न्यूरॉन या नर्व सेल। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा जाता है किसमें किसी क्वांटिटी है, इसलिए हम इनकी बात करते हैं। तो हम कहते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर सेल की बात करते हैं तो इसमें 51% प्रोटीन होता है। कितना? 51% प्रोटीन होता है, 76% लिपिड होता है, और इसमें सॉरी हाँ 76% लिपिड होता है, नहीं 51% प्रोटीन होता है, 47% लिपिड होता है, और 2% कार्बोहाइड्रेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 47% प्रोटीन, 51% प्रोटीन, 47% लिपिड एंड 2% कार्बोहाइड्रेट। अगर इसकी इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनमें होता है 47% प्रोटीन, 76% प्रोटीन, 23% लिपिड और 1% कार्बोहाइड्रेट। इनर में 76% प्रोटीन, 23% लिपिड और 1% कार्बोहाइड्रेट। न्यूरॉन की बात करते हैं 20% प्रोटीन और 80% लिपिड, 20% प्रोटीन और 80% लिपिड। इट मींस जहां अब एक थोड़ा सा इसका नक्शा लेते हैं, समझते हैं क्या कहता है कि सबसे ज्यादा लिपिड किसे पाया जाता है, न्यूरॉन में 80%। प्रोटीन सबसे ज्यादा इनर मेम्ब्रेन में, प्रोटीन सबसे ज्यादा इनर मेम्ब्रेन में, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आउटर मेम्ब्रेन में। ये आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। इतनी नट से एक तो अगर एग्जैक्ट पूछे तो, लेकिन कभी कभी आपसे पूछेंगे इसमें कि ये बताइए कि सेल के मेम्ब्रेन में लिपिड का रेंज क्या है, लिपिड का रेंज क्या है, लिपिड कितना से कितना परसेंट पाया जाता है। तो लिपिड का रेंज है 28 से 79% तक लिपिड पाया जाता है। डिपेंड अपॉन सेल टू सेल, इस तरह से फंक्शनिंग करना है, सेल कहाँ पर है, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपको पता है लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन है,
तो जहां पर ज्यादा मतलब समझिए जहां पर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होना होगा वहां पर प्रोटीन ज्यादा होगा, जहां कम होगा वहां पर लिपिड होगा। तो लिपिड इन जनरल 28 to 79% पाया जाएगा, जबकि प्रोटीन की अगर बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं तो ये रेंज करेगा 20% to 70%। इसका रेंज है 20% to 70%। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ग्लूकोज को सब की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का लेवल है रेंज है 1% to 10%। और इसके साथ साथ कंपोजिशन में वाटर का नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें एक्वापोरिन के रूप में काफी सारे रूप में रहता है, बट इंडक्शन कर सकते हैं कि इसमें 20% सेल में वाटर होता है, 20% सेल में वाटर होता है। अगर स्पेसिफिक की बात करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में 51% प्रोटीन, 47% लिपिड और 2% कार्बोहाइड्रेट। इनर मेम्ब्रेन में 76% प्रोटीन, 23% लिपिड, 1% कार्बोहाइड्रेट। नर्व सेल में 20% लिपिड और 80% प्रोटीन पाया जाता है। सॉरी 20% प्रोटीन और 80% लिपिड पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? क्या कार्बोहाइड्रेट फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो कहता है कार्बोहाइड्रेट दो रूप में पाया जाएगा, या तो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाकर या तो वो लिपिड के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, या प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। बट ये अकेले नहीं पाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड कराना, कार्बन प्रोवाइड का सोर्स होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये या तो ग्लाइकोलिपिड के रूप में होगा या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होगा, बट ये अकेले नहीं। अब सेल में ये और किस रूप में पाया जाता है, यानी सेल की बात से देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सेल्स में और रूप में तो कहें कार्बोहाइड्रेट या तो ओलिगोसैकराइड है। कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या है, ओलिगोसैकराइड है। कार्बोहाइड्रेट आर ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें ग्लूकोज के 9 से अधिक मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं, ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है ना। डाइसैकराइड 3 to 9 पॉलीसैकराइड और 9 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, क्या ओलिगोसैकराइड। ये अर्थात इसमें या तो ये सियालिक एसिड के फॉर्म में होगा, या तो ये सियालिक एसिड के फॉर्म में होगा, या फिर लिपिड और प्रोटीन के साथ ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होगा। जो कार्बोहाइड्रेट होगा या तो उसमें सियालिक एसिड के रूप में होगा, या फिर ग्लूकोज और प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाएगा। आगे इसकी बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है। अब प्रश्न है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट है कहां पाया जाता है मेनली। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली आउटर सरफेस मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। ये मेनली आउटर सरफेस में पाया जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट on outer surface or outer membrane, on outer layer of cell membrane। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में पाया जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। आगे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पाया जाएगा। रोल क्या है इसका कार्बोहाइड्रेट का,
रोल क्या है? तो इसका दो मेन रोल है। पहला रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा, मीन्स सेल कौन सा है, मॉलिक्यूल्स कौन सा रहा है, आसपास कौन सा सेल है, उस सेल के साथ एक्सचेंज करना है कि नहीं करना है, इसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ सेल ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग सेल को जुड़ना है, कल हम बात कर रहे थे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की बात हो रही है, नर्व सेल्स को मसल सेल्स मस्कुलर सेल से अटैच होना है, उसमें मेजर रोल कौन प्ले करेगा? मेजर रोल प्ले करेगा कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बाहर आउटर मोस्ट बॉडी पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकाइनेस। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आपस में मिलकर कुछ ऑर्गेनिज्म्स का सेल कोड तैयार करते हैं, मीन्स उसके जो सेल ऑर्गेनल है यानी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल कोड तैयार करते हैं, वॉल तैयार कर देते हैं, जिसको कहते हैं ग्लाइकोकाइनेस। वास्तव में ग्लाइकोकाइनेस क्या है? तो ग्लाइकोकाइनेस इज द कंपाउंड ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? चलिए अब कहता है प्रोटीन की अगर बात करते हैं, ये हम अभी तो ग्लूकोज की बात किए थे, अब हम थोड़ा सा समझते हैं प्रोटीन की भी आगे बात कर लेते हैं कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, प्रोटीन का क्या रोल है। अभी तो हम समझ रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहे थे, हम समझ रहे थे ग्लूकोज का क्या फंक्शन है, हम अभी तक ये समझ रहे थे। तो क्या सेल में सारा का सारा प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होता है, सारा लिपिड ग्लाइकोलिपिड के रूप में होता है? नहीं, बट हाँ जितना भी ग्लूकोज पाया जाएगा सेल में वो या तो ग्लाइकोलिपिड होगा या ग्लाइकोप्रोटीन होगा। अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं प्रोटीन का क्या रोल है, प्रोटीन कितने तरह का पाया जाता है, सेल के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्शन कि वो प्रोटीन किस तरह के काम करता है, वो प्रोटीन है किस तरह का काम करता है। प्रोटीन को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, या जिसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहेंगे हम लोग? इंटीग्रल प्रोटीन। और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होगा पेरिफेरल प्रोटीन या इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इट मीन्स कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन में बाहर की ओर निकले हुए रहेंगे, मोजाइकनेस प्रदान करेंगे। कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन में बाहर की ओर निकले रहेंगे, मोजाइकनेस प्रदान करेंगे, और वो सिर्फ मोजाइकनेस के लिए नहीं रहता है बल्कि वो सेल टू सेल कांटेक्ट के लिए रहता है। वो सेल टू सेल कांटेक्ट के लिए रहता है। कौन सा प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन दो मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ रहता है। उसको आप ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ये लिपिड बाइलेयर है ना, ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर बन रहा है ना, एक ये लिपिड लेयर हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, लिपिड की दूसरा ये हो गया। अभी इसके बारे में हम और समझते हैं, लिपिड बाइलेयर के बारे में हम समझेंगे। तो पहले हम बेसिकली जो समझना चाह रहे हैं, तो कुछ तो प्रोटीन जो होगा वो प्रोटीन इस तरह से बनाएगा, यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की ओर निकला हुआ है, और कुछ प्रोटीन इंट्रिंसिक होगा, इस तरह से, यानी कुछ प्रोटीन लिपिड के बीच में पाया जाएगा, कुछ प्रोटीन दोनों लिपिड के बीच में पाया जाएगा।
तो जो प्रोटीन एक्सट्रिंसिक बाहर है उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर पाया जाने वाला प्रोटीन। सेल में जो प्रोटीन पाया जाता है 30% एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है और 70% इंट्रिंसिक होता है। 70% प्रोटीन इंट्रिंसिक होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और 30% प्रोटीन ही मेम्ब्रेन के बाहर होता है, पेरिफेरल होता है, सरफेस पर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बाहर जो प्रोटीन पाया जाता है, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन किस रूप में होता है? ग्लोब्यूलर होता है, मतलब वो बूंदे ड्रॉप के रूप में, मतलब ग्लोब्यूलर होता है, ग्लोबल्स के रूप में होता है। जैसे पानी का जो बूंद होता है ना, वाटर पर जो अगर फैट डाल देते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, एक ग्लोब्यूलर होता है। अब इसके बाद कहते हैं कि पॉइंट समझ गया, इसमें ग्लोब्यूलर है ना, जो प्रोटीन पाया जाएगा मेम्ब्रेन का, तो हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, राइट? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सा हो गया? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाया जाएगा, राइट? आगे हम बात करते हैं फंक्शन के आधार पर। ये तो लोकेशन के आधार पर आप कह सकते हैं, हमने क्लासिफाई किया इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। फंक्शन के आधार पर, यानी ये प्रोटीन किस तरह के काम करते हैं, ये कई तरह के हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकते हैं जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। ये एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन हो सकते हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम को रिसीव करे, स्पेसिफिक एंजाइम को रिलीज करे, या तो ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन हो सकते हैं, या फिर ये कैरियर प्रोटीन हो सकते हैं। कैरियर प्रोटीन मतलब मेम्ब्रेन के एक तरफ से मतलब एक मेम्ब्रेन के एक लेयर से दूसरी लेयर तक, एक लेयर से दूसरी लेयर तक सब्सटेंसेस को पहुंचाए, या सेल के बाहर और अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करें। तो तीन तरह के हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात करेंगे। कौन कौन प्रोटीन? स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है, लिपिड के बीच में होता है, लिपिड को एसोसिएट करता है। दूसरा एंजाइमेटिक प्रोटीन जो कोई ना कोई एंजाइम रिलीज करता है, जैसे आप कह सकते हैं एडिनिलेट साइक्लेज एटीपीएच, एडिनिलेट साइक्लेज और एटीपीएच एंजाइमेटिक प्रोटीन। या कैरियर प्रोटीन की बात कर सकते हैं, परमेज की बात कर। लेकिन अब हम बेसिकली समझते हैं कि इसमें किस तरह की प्रोटीन होते हैं, किस तरह की प्रोटीन चैनल बनाते हैं, मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। तो कुछ प्रोटीन इस तरह की रचना बना सकते हैं, ठीक है, ये रचना बना दी, हम इसके बारे में समझ रहे हैं। कुछ प्रोटीन की रचना इस टाइप की हो, समझ लीजिए, देखिए कैसे कैसे काम करेगा ये प्रोटीन। ये सब प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है ना, ये देखिए, ठीक है।
देखिए ये प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन इसे सब्सटेंस अंदर आ सकता है, यानी ये क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, यानी एक स्पेसिफिक चैनल बना लिया जिसे सब्सटेंस आ सकता है, या चैनल जिसे सब्सटेंस से बाहर जा सकता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो क्या करेगा, सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन जो दो को एसोसिएट कर रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं लिंकर प्रोटीन होता है, लिंकर प्रोटीन। ये हेल्प करेगा दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या दो मेम्ब्रेन को लिंक करने में, एसोसिएट करने में, ज्वाइन करने में, ठीक है। उसके बाद अगला है ये रिसेप्टर प्रोटीन हो गया, रिसेप्टर प्रोटीन। इसका काम क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई सी मॉलिक्यूल के रूप में आता है तो उसको रिसीव करे। साथ ही साथ ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है, इसका मेन काम है एंजाइम रिलीज करना या एंजाइम को रिसीव करना। तो देख रहे हैं इसमें ट्रांसपोर्टर, कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होगा, कुछ प्रोटीन लिंकर होगा, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर होगा, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन में कई तरह के प्रोटीन पाए जाए। अब इनमें मॉडिफिकेशन, इनका स्ट्रक्चर जो होगा डिपेंड अपॉन फंक्शंस होगा, क्या करना है उसको, प्रोटीन को किसी दो मेम्ब्रेन को अटैच करना है या मेम्ब्रेन के ही अलग अलग प्रोटीन को बांध कर रखना है, लिंकर्स हो गया, या फिर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, सब्सटेंसेस को सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करना। जैसे क्वेश्चन आया था ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था, मेजर क्वेश्चन तो यही था ना कि ठीक है हम आपकी सारी बात मानते हैं, तो सिर्फ आप ये बता दीजिए कि सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सेल के अंदर बाहर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है कि नहीं होता है। तो उसमें आगे जाकर सामने है, अब आगे यहाँ पर सामने कि जी इसमें ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन को पाया जाए, एक्वापोरिन होता है जिसके द्वारा सब्सटेंसेस को सेल में एक सेल से दूसरे सेल तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन के फंक्शंस की बात करते हैं, प्रोटीन कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं। हम मेन अब बात करते हैं प्रोटीन, हम लोग टाइप का प्रोटीन समझ गए, ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन बेसिकली समझ गए, सेल के अंदर बाहर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, लिंकर प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है जो इंफॉर्मेशन को, मैसेज को रिसीव करेगा, या फिर एंजाइमेटिक प्रोटीन है जो एंजाइम रिलीज करेगा। अब इसमें हम मेजर बात करेंगे कि प्रोटीन का इसमें फंक्शन क्या है, कौन सा रोल अदा करता है, इसमें कौन सा रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन में, क्या रोल है इसका। तो इसकी फंक्शंस की अगर बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, तो इसमें पहले हम बात करेंगे इनका फंक्शन है इंटरसेल्युलर ज्वाइनिंग। बताइए इसमें कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा, इंटरसेल्युलर ज्वाइनिंग मीन्स दो सेल को ज्वाइन करना है, दो सेल आपस में जुड़ना है। आपको पता है ना कि सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, ये तो पता है आपको कि सेल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये बताइए दो सेल कैसे जुड़ेगा, तो उनको दो सेल को जोड़ने में कौन हेल्प करेगा, तो दो सेल जोड़ने में कौन, लिंकर प्रोटीन ऐड करेगा, हेल्प करेगा, पता है ना आपको। तो पहला हो गया इंटरसेल्युलर जंक्शन, इंटरसेल्युलर दो सेल के बीच है ना, दो सेल के बीच, इंट्रासेल्युलर सेल के बाहर। तो इंटरसेल्युलर ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा। फिर इसमें क्या करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, एंजाइमेटिक प्रोटीन मेटिक एक्टिविटी मीन्स किसी एंजाइम को रिलीज करना है या किसी एंजाइम का कोई एंजाइम इंफॉर्मेशन दिया है, एंजाइमेटिक प्रोटीन था ना, एंजाइमेटिक प्रोटीन, कोई एंजाइम आया है, कौन सा सूचना है उसको रीड आउट करना, उसके अनुरूप रिस्पॉन्ड करना, या कोई मैसेज भेजना है एंजाइम बनाकर, इसमें हेल्प करेगा, तो एंजाइमिक एक्टिविटी करेगा। आगे क्या करेगा, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब थोड़ा सा समझ लीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है,
एक्टिविटी, जहां भी एक्टिव होगा, एक्टिविटी होगा तो कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी ओरिएंटेड। ठीक है, तो कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो, जिसमें एनर्जी खर्च होता है। पैसिव, पैसिव जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुनते हैं ना, स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पीने वाले दो तरह के होते हैं, एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर तो वो होता है जो आकर पी ली, वो तो एक्टिव हो गए। लेकिन पैसिव स्मोकर क्या है, अब फेंके और उसके आसपास के लोग, हम लोग बैठे हुए हैं, वो अपना उसको इनहेल कर रहे हैं, तो हो गया पैसिव। पैसिव का मतलब क्या, ना चाहते हुए भी, या पैसिव का मतलब इनडायरेक्टली। तो ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो, और या वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं। या किसमें हेल्प करेगा, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। ठीक है, अब सेल टू सेल रिकॉग्निशन किसकी सहायता से करेगा, तो मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मदद से करेगा। इसके साथ ही अटैचमेंट एंकरेज में हेल्प करेगा। लिंकर प्रोटीन अटैचमेंट या एंकरेज हेल्प करेगा। दो लिंकर एक साथ अटैच होना है, या किसी सेल को पकड़ना, या सिग्नल ट्रांसडक्शन, कोई सिग्नल आया हुआ है उसको रिसीव करना। सिग्नल ट्रांसलेशन, किस तरह का सिग्नल आया है, या सिग्नल भेजने की बात हो रही है। ठीक है, ट्रांसलेशन या सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात हो रही है। इसमें कौन हेल्प करेगा, प्रोटीन हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, प्रोटीन हेल्प करेगा। क्लियर और नॉट क्लियर। आगे क्या था, इसीलिए जो प्रोटीन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी बोले थे, हम लोग पढ़े थे, मोजाइकनेस के लिए, धब्बे के लिए। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होगा इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आज की क्लास में हम प्रोटीन के बारे में समझे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन समझे, लिंकर्स की बात किए, ट्रांसपोर्टर की बात किए, एंजाइम की बात किए, रिसेप्टर की बात किए। नेक्स्ट क्लास में हम लिपिड की बात करेंगे। हम समझेंगे लिपिड क्या होता है। लिपिड बाइलेयर था, लिपिड बाइलेयर है, हम लिपिड बाइलेयर को भी समझने का प्रयास करें।